जय हिंद। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है ये, इस पर हम लोग देखते हैं। तो अगर हम सपोज कर लेते हैं कि अपने पास कोई एक सर्किट है और उस सर्किट का नाम हम कह देते हैं कि एक कॉइल है। सर्किट क्या है? कॉइल है। कॉइल का मतलब हमारा ये है कि कोई एक वायर है जो कुछ इस तरीके से है, जो डायग्राम में आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये एयर कोर्ड कॉइल है, ये एयर कोर्ड कॉइल मैं मानकर चल रहा हूँ। इसमें जैसे ही करंट फ्लो कराते हैं, मान लेते हैं कि आई करंट फ्लो कराते हैं, और इसमें आई करंट का इंक्रीजमेंट अपने 0 एम्पियर से लेके मैक्सिमम करंट तक इंक्रीज करने में जो टाइम लगता है, सपोज कर लेते हैं कि 0 सेकंड से इसे 30 सेकंड लगता है। तो 0 से अगर 30 सेकंड तक लग रहा है तो इसमें करंट जो है वो 0 से आई करंट तक ग्रोथ हो रहा है। यानी कि रेट ऑफ करंट क्या हो जाएगा? di/dt हो जाएगा। रेट ऑफ करंट इसमें इंक्रीज करने में क्या हो गया? di/dt। और हमको पता है कि करंट अपने 0 से I एम्पियर तक इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे ही इस कॉइल में करंट इंक्रीज होगा तो यहाँ पर एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द सर्किट चेंजेज ड्यू विथ चेंजेज द करंट। करंट के चेंज करने से वो फ्लक्स यहाँ पर चेंज होगा। और इस फ्लक्स के चेंज होने से इस सर्किट के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, और दैट ईएमएफ इज नोन एज बैक ईएमएफ। उसे हम बैक ईएमएफ कहते हैं। और वो इसलिए यहाँ पर इंड्यूस्ड हो रहा है बिकॉज ऑफ आई जो है वो इंस्टेंटेनियस करंट है, और सर्किट में उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। दैट्स वाई मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, उसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। और वो ईएमएफ कितना हो जाएगा? वो ईएमएफ माइनस, और ये होता है LdI/dt। ये हमने पहले आपको ड्राइव करके बता दिया है कि दिस द वैल्यू ऑफ बैक ईएमएफ E इज इक्वल टू माइनस LdI/dt होगा। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर करंट फ्लो करा रहे हो इस डायरेक्शन में, तो बैक ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा वो इस सर्किट के ईएमएफ के जस्ट अपोजिट होगा। यानी कि ये जो प्रोड्यूस होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ या बैक ईएमएफ, ये उसी कारण का विरोध करता है जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हो रहा होगा। फिर भी इसमें करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि करंट फ्लो होने का मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने का यही तो मतलब है कि चार्ज फ्लो हो रहा है। तो चार्ज फ्लो हो रहा है और ये क्या कर रहा है? ये अपोज कर रहा है, ये इस वैल्यू से अपोज कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो चार्ज फ्लो हो रहे होंगे उनको कुछ इसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन अगर करना पड़ रहा है तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो उस वर्क को? तो वर्क डन इन मूविंग चार्ज डी क्यू अगेंस्ट दिस ईएमएफ। इस ईएमएफ के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। अगर इस ईएमएफ के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? DW वर्क डन करना पड़ेगा। ये देखो, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू होता है यहाँ पर, लेकिन ये V क्या है? बैक ईएमएफ बन चुका है, तो ये E हो जाएगा। और यहाँ पर अचानक से तो क्यू चार्ज दे नहीं सकते हो, डी क्यू चार्ज दोगे, क्योंकि करंट भी 0 से I एम्पियर तक इंक्रीज हो रहा है, तो DQ। लेकिन ये वर्क डन आप अगेंस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या लगाओगे? माइनस लगाओगे। तो माइनस लगा देते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? माइनस E की वैल्यू क्या है अपने पास? माइनस LdI/ क्या है? dt, और इंटू DQ है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, LdI/ क्या हो जाएगा? dt, और इंटू DQ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये DQ हो जाएगा। अब आप ध्यान ध्यान से अगर देखें तो L और DI को एज इट इज रखो, और DQ/dt को यहाँ पर ऐसे कर लो। अब आप क्या देखोगे? L और ये DQ/dt क्या हो जाएगा? I हो जाएगा, और फिर क्या मिलेगा आपको? DI मिलेगा। तो जो वर्क डन करना पड़ा आपको, इतना वर्क डन करना पड़ा। DW इज इक्वल टू LI/DI। कितना चार्ज को फ्लो कराया आपने? DQ चार्ज को फ्लो कराया, तो इतना वर्क डन करना पड़ा। आपको अगर Q चार्ज फ्लो कराना होता तो कितना वर्क डन करना पड़ता? तो आप ऐसे लिख सकते हो कि देयर फोर द टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा आपको? टोटल वर्क डन इन बिल्डिंग अप द करंट फ्रॉम
जीरो टू क्यू, जीरो टू क्यू, ठीक है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जीरो टू अ वैल्यू, कोई एक कोई क्या कर सकते हैं वैल्यू, ठीक है, आई इन द करंट, ठीक है। हम आई के रिस्पेक्ट में बात कर सकते हैं या क्यू के रिस्पेक्ट में भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर डी आई मिल गया है तो आई के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो डी डब्लू, ठीक है, जीरो वर्क डन से डब्लू वर्क डन तक करना है हमको। और करंट कितना लगाना है, जीरो से आई करंट लगाना है हमको, एल आई और डी आई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, ये तो डब्लू बन जाएगा, यहाँ पर एल कांस्टेंट हो जाएगा और आई डी आई, और जीरो से आई करंट हो जाएगा। डब्लू इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना मिलेगा, आई स्क्वायर बाई टू, लिमिट अप्लाई करके इतना ही मिलेगा, डब्लू इज इक्वल टू 1/2 एल आई स्क्वायर। ये हमको क्या मिल गया, करंट मिल गया। एक चीज़ देखा आपने कि यहाँ पर जो कॉइल के अंदर करंट फ्लो कराया गया, उस करंट को आई करंट को होने के लिए, यानी कि जीरो से आई करंट होने के लिए इतना वर्क डन करना पड़ेगा उसको। लेकिन हम अगर इस वर्क डन को कन्वर्ट करना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में या मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में, तो हमको इससे एडवांस भी कुछ करना पड़ेगा। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये एनर्जी क्या है, हमें कुछ एजम्पशन लेना पड़ेगा, लेकिन पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन लिख दें कि दिस एनर्जी इज स्टोर्ड, क्या है ये, दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर, ऑफ द इंडक्टर। ये एनर्जी जो स्टोर्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में है इंडक्टर के अंदर। लेकिन अब इसी एनर्जी को देखकर लग नहीं रहा है ना कि मैग्नेटिक फॉर्म में है ना, ये एनर्जी देखकर लग ही नहीं रहा है कि मैग्नेटिक फॉर्म में है ये एनर्जी। इस एनर्जी को अगर हमें मैग्नेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए कुछ हमको अजम्पशन लेना पड़ेगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में आ जाए, क्योंकि हमें तो ये पता ही है कि इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो हाफ एल आई स्क्वायर है, लेकिन वो एल आई स्क्वायर की एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में है यहाँ पर। अब वो मैग्नेटिक फील्ड भी अगर यहाँ पर आ जाए तो हमारा अप्रोच जो है वो एकदम सेट बैठ जाए और अच्छा भी लगने लगेगा, ठीक है। तो हमें इसको मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें कुछ एक्सप्रेशन ड्राइव करने पड़ेंगे, और उस एक्सप्रेशन को हम मैग्नेटिक जो फील्ड के फॉर्म में एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम में भी बात कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज कर लेते हैं कि अपने पास एक कोई सोलेनॉइड है। अब सोलेनॉइड हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड का अगर मान लेते हैं कि ये एल लेंथ है, सोलेनॉइड का ये एल लेंथ है, और ये सोलेनॉइड हमें ऐसा लेना है जो बहुत बड़ी लेंथ की है। बहुत बड़ी लेंथ का मतलब है कि रेडियस के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ी इसकी लेंथ होती है, रेडियस के रिस्पेक्ट में इसकी लेंथ बहुत बड़ी होती है। और हमें ये मानकर चलना है कि इस पर जो नंबर ऑफ़ टर्न है वो नंबर ऑफ़ टर्न जो है वो कैपिटल एन है, तो और इसका लेंथ एल है, तो स्मॉल एन इक्वल टू ये एन बाई एल हो जाएगा, यानी कि एन इज इक्वल टू स्मॉल एन एल हो जाएगा। तो इस सब से हमें मतलब नहीं है, ये सब तो बहुत पहले हम पढ़ा भी चुके हैं। देखो, तो हमने अभी तक क्या लिया था, एक इंडक्टर लिया था, अब हमने एक सोलेनॉइड ले लिया। अब सोलेनॉइड के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है, तो आपका आंसर तुरंत आपके दिमाग में चलना चाहिए कि कितना होता है, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल होता है। जहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा एन क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, और ए क्या है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका, एल क्या है, सोलेनॉइड का पूरा लेंथ है, म्यू नॉट एक परमेबिलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा और यहाँ पर एक बात और कर लूँ कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है इसका सोलेनॉइड का वो मैं लिख भी देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का जो वॉल्यूम है वो कितना है, इसका एरिया ए और इसकी लेंथ एल, ये इसकी वॉल्यूम है, एरिया और लेंथ है, ठीक है। मान लो सोलेनॉइड में आई करंट फ्लो हो रहा है, सोलेनॉइड में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर आई करंट फ्लो होगा तो तुरंत क्या होगा कि मूविंग करंट एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, तो इसके सेंटर पर क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, इसके सेंटर पर क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी जो इस तरीके से होगी, और इसके सेंटर पर तो यूनिफॉर्म होगा, सेंटर पर क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, सेंटर पर कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म होगा एवरीवेयर। तो मैं ऐसा कह देता हूँ, यहाँ पर लिख ही देता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म एवरीवेयर
एवरीवेयर इन द मिडिल, इन द मिडिल पार्ट ऑफ द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड पर हर एक जगह पर क्या होगा, ये एवरीवेयर इस वो होगा, सेम होगा। मतलब कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है, और कितनी होगी ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। अच्छा चलो पहले इसका एक्सप्लेन कर लेते हैं। और देखो लिख ही देता हूँ कि ये बी होगा, क्या होगा, बी म्यू नॉट एन आई होगा, ये लिख देता हूँ। कितना होगा, इतना होगा, म्यू नॉट एन आई होगा। फिर से हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि एन क्या है, ये नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, आई उस सोलेनॉइड में करंट है। अब अगर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके सेंटर पर या कह सकते हैं सोलेनॉइड के सेंटर पर ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, जिसका अमाउंट इतना है, तो हमने बताया कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है, और ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का सोलेनॉइड है, तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वो इक्वली हर एक स्पेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा थ्रू आउट द वॉल्यूम। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक एनर्जी मस्ट बी यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे लिख देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट वॉल्यूम, थ्रू आउट द वॉल्यूम। ए एल, हम वॉल्यूम का फार्मूला भी लिख दे रहे हैं, ए एल मतलब एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन और लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है, ऑफ द सोलेनॉइड, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हमने ऐसा लिख दिया है तो फिर हमें कंक्लूजन क्या मिलेगा, कंक्लूजन हमको मिलेगा कि हम ये कैलकुलेट कर लें कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम कितना है। तो अगर मैं एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम कैलकुलेट करें, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो हमें मिलेगा एनर्जी, स्मॉल यू से लिख रहे हैं इस एनर्जी को, और ये टोटल एनर्जी और अपान पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल एनर्जी को हमने कहा कि ये एनर्जी, दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, दिस वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर ये वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हुआ, तो यही तो U इक्वल टू W इक्वल टू 1/2 आई स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा V, और V की जगह पर मैं लिखूँगा एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। तो W की जगह पर 1/2 और LI स्क्वायर अपान AL लिखूँगा, और 1/2 L की जगह पर क्या लिखूँगा, L की जगह पर देखो बेटे ध्यान से, ये वैल्यू लिखूँगा, L की जगह पर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए स्मॉल एल अपॉन, और आई स्क्वायर भी है, देखो ये आई स्क्वायर भी है, और ए इंटू एल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/2 म्यू नॉट और एन स्क्वायर आई स्क्वायर लिखूँगा, ठीक है। आगे देखो, यहाँ से थोड़ा सा वैल्यू देखो, यहाँ से वैल्यू देख लो, यहाँ से आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बी अपॉन म्यू नॉट एन लिख सकते हो। तो आई की जगह पर क्या लिखोगे आप, u इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू आई की जगह पर लिखोगे b अपॉन म्यू नॉट एन का होल स्क्वायर। अब हम u इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू, देखो b स्क्वायर और म्यू नॉट स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, ये एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, एक म्यू नॉट से ये म्यू नॉट कैंसिल। आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा u इज इक्वल टू 1/2 और बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, और आप यहाँ से u लिखो या u बार भी लिख सकते हो इसको, और u बार मत लिखो, बस ऐसे ही लिखो आप कि कैपिटल U इज इक्वल टू V इज इक्वल टू W अपॉन V इज इक्वल टू W अपॉन AL इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, दिस इज द एनर्जी डेंसिटी। इससे हम क्या बोलते हैं बेटे, इसे एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। एनर्जी डेंसिटी क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ टोटल एनर्जी को वॉल्यूम से हमने डिवाइड कर दिया, यानी कि एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है।
ये होता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देखा आपने कि हमने एनर्जी को ये माना है कि थ्रू आउट वॉल्यूम ऑफ द सोलेनॉइड वो कैसा है, वो कैसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना बेटे। क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में हो लेकिन वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो पूरे इंटायर वॉल्यूम के अंदर सोलेनॉइड के, तब क्या हो जाएगा। तो ये चांस भी तो हो सकते हैं। तो दोनों चांस हम देख ही लेते हैं, दोनों चीज़ें हम देख लेते हैं नोट पॉइंट लगा के कि इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट द वॉल्यूम थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, वॉल्यूम वी लिख लेते हैं, वी ऑफ द सोलेनॉइड के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो एनर्जी भी यूनिफॉर्म नहीं होगी, और जब एनर्जी भी यूनिफॉर्म नहीं होगी तो एनर्जी डेंसिटी भी यूनिफॉर्म नहीं होगी। तब क्या हो जाएगा, तो द टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी stored in the volume V of the magnetic field इज कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पर, ये मैं एनर्जी जो निकाल रहा हूँ ना, यू बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में लिख रहा हूँ इसलिए इसको बी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, v इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट। सबसे पहले तो ऐसे देखो, एनर्जी डेंसिटी ऐसे होता है, एनर्जी डेंसिटी कैसे होता है, U इज इक्वल टू कैपिटल U, ये स्मॉल u कर लेते हैं, और अपान वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या होता है, वॉल्यूम। लेकिन अब वो थ्रू आउट वॉल्यूम यूनिफॉर्म है ही नहीं। अब अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, U/dV लिख दे रहे हैं, क्योंकि थोड़े से वॉल्यूम में तो यूनिफॉर्म। देखो, हम अगर किसी वॉल्यूम में देख रहे हैं कि एनर्जी कुछ ज़्यादा कम, हर एक जगह पर डिफरेंस है एनर्जी का, तो हम इसको इतने इक्वल पार्टों में डिवाइड करेंगे जब तक कि हर एक पार्ट की एनर्जी सेम ना हो जाए। तो जितना हमने इस स्पेस को डिवाइड किया है इक्वल एनर्जी डेंसिटी करने के लिए, उस वॉल्यूम को हम कह रहे हैं कि dV है, वो dV है। ठीक है, तो U स्मॉल इज इक्वल टू कैपिटल E और dV, और U इज इक्वल टू क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में जो एनर्जी है वो हो जाएगा U और dV हो जाएगा। और U की वैल्यू आपको पता ही है, अभी कैलकुलेट किया, ये इतनी वैल्यू कैलकुलेट किया हमने कि 1/2 म्यू नॉट, और फिर कितना हो जाएगा, B², यही तो हो जाएगा भाई। आप ऐसे लिख लो, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख लो, देखो 1/2 करके B²/2 म्यू नॉट लिख लो और dV लिख लो, और ये क्या हो जाएगा, UB हो जाएगा। लेकिन अब आप क्या करोगे कि हम आपको नेट एनर्जी चाहिए, तो इंटीग्रेट कर लो आप इसको। तो इंटीग्रेट करोगे तो 2 म्यू नॉट और B², और पूरे होल वॉल्यूम को इंटीग्रेट करोगे, देखो क्योंकि यहाँ आपने dV लिया है। ठीक है, तो ये आपको एनर्जी मिल जाएगी, ये आपको क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन आपने ड्राइव किया ना, ये एक्सप्रेशन जनरल एक्सप्रेशन है। ये क्या है, जनरल एक्सप्रेशन है। और ये एक्सप्रेशन क्या है, ये स्पेशल काइंड ऑफ है, जो मतलब सोलेनॉइड के लिए है। लेकिन अगर अब यूनिफॉर्म नहीं है कोई भी केस है तो ये इसके लिए ये वैलिड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात यहाँ पर, एक चीज़ और है कि चार्ज फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो अगर इसी के एनालॉगस हम एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएं तो क्या बनेगा, तो ये बनता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और होल वॉल्यूम का इंटीग्रेशन करोगे बस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा और dV आ जाएगा। अब ये आप इसी के एनालॉगस इस इक्वेशन को आप बना सकते हो, इस इक्वेशन के एनालॉगस बना सकते हो आप, कि जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड हो तो ये इक्वेशन होगा, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड हो तो ये इक्वेशन होगा। और आपको पता है कि म्यू नॉट यहाँ नीचे होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में E नॉट ऊपर होता है, क्योंकि आपने तो देखा ही है कि 1/एप्सिलॉन नॉट होता है तो वहाँ पर म्यू नॉट होता है। मतलब जब ये रेसिप्रोकल होता है तो ये क्या होता है, ऊपर होता है, न्यूमरेटर में होता है। जब ये डिनोमिनेटर में होता है तो ये न्यूमरेटर में होता है, ये न्यूमरेटर में होता है तो ये डिनोमिनेटर में होता है। ये एक दूसरे के उल्टा ही चलते हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, तो हमने इसके एनालॉगस इसको ऐसे लिख दिया बस आपको। ठीक है, और ये एक एक्सप्रेशन हर एक तरीके के कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है उसके लिए सही है। ये एक जनरल एक्सप्रेशन है। ठीक,
तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कुछ न्यूमेरिकल सेल्फ इंडक्टेंस और इस बी के ऊपर यू बी के ऊपर इन सब के ऊपर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो इस लेक्चर में बस हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।